जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हिस्ट्री महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2025 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका आंसर की करने वाले हैं। यहाँ से आप लोग का अधिकांशतः क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से अध्ययन करेंगे और जहाँ तक हो सके उन सभी प्रश्नों को भी हल करेंगे जो आप लोग का कल का एग्जाम में आने वाले हैं। तो चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था 1 से लेकर 30 तक MCQ प्रश्न, सबसे पहले हम उसी को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। और पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान मोहनजोदड़ो है जो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। और यह 7 बार बना और 7 बार उजड़ा था। इसका खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? RD बनर्जी के द्वारा, यानी कि राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और वहीं बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो सिंध नदी के किनारे है, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी कि हड़प्पा नगर की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे विकसित है? तो रावी नदी के किनारे विकसित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 जो आप लोग का पूछा गया था वो है हड़प्पा वासी नील रंग के लार्जबत मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा वासी जो थे नील रंग के लार्जबत मणि जो थे सोर्तुघोई से प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा तांबा वगैरह प्राप्त करने के लिए खेतड़ी से लाया करते थे। रंगपुर और नागेश्वर वगैरह जो है ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख उत्खनन क्षेत्र था। इसके अलावा मेरे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न जो पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों वो है काली चूड़ियाँ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो काली चूड़ियाँ के नाम से जो स्थान प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों वो कालीबंगा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। एक बंदरगाह भोगवा नदी के किनारे एक बंदरगाह नगर के बारे में अगर पूछा जाए तो लोथल हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था तो लोथल था। लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 जो आप लोग का पूछा गया था कि पियादर्शी के नाम से किस शासक को पुकारा गया है। तो पियादर्शी के नाम से किस शासक को पुकारा गया है? तो अशोक को पुकारा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अशोक किसका बेटा था? तो बिंदुसार का बेटा था। अशोक 272 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक किया जाता है और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ता है, जिसमें उसे जीत भी मिलती है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग कहाँ था? तो उड़ीसा में पड़ता है। दक्षिणी उड़ीसा को कलिंग कहा जाता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। वहीं बीना पर किस गुप्त शासक को दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के शासक थे। अगर चंद्रगुप्त मौर्य पूछा जाए तो मौर्य वंश के शासक थे। वहीं मेरे प्यारे बच्चों बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। 298 में इनका मृत्यु हो जाता है। उनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार 298 से 272 तक शासन करता है। फिर उसका बेटा अशोक आता है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं 5 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थे? तो राजगृह थे, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। राजगृह थे, राजगृह, और बाद में पाटलिपुत्र बना दिया गया। इसके अलावा मगध में शक्तिशाली बनने का कारण क्या था? तो उन दिनों मगध में लोहे की खान बहुत तेज़ी से उत्खनन किया जा रहा था। गंगा नदी के किनारे होने के कारण मगध में हर एक प्रकार से फसल, अनेक प्रकार के फसल काफ़ी उपजाऊ होते थे। इसके अलावा उस समय जंगली हाथी भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि युद्ध वगैरह इस समय हाथी का विशेष महत्व था। अतः इन सब कारणों से मगध जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो बात कर लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अभी हमने ऊपर बताया था कि 322 ईसा पूर्व में 322-21 जो भी रहे ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य ने लिखा था। ये भी आप लोग का पूछा जा सकता है। वहीं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, और बिंदुसार का बेटा का नाम क्या था? तो अशोक था। 7 नंबर प्रश्न है कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है। तो धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का जिक्र किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किया गया था। इसके अलावा
भीम ने किस प्रकार के विवाह किए थे? तो गांधर्व विवाह किए थे। गांधर्व विवाह भीम के द्वारा किया गया था, हिडिंबा के द्वारा। हिडिंब राक्षस जाति के थे और उनकी बहन थी जिससे वो विवाह किया था। उनका बेटा का नाम घटोत्कच था। वहीं एकलव्य के बारे में भी आप लोग से पूछा जा सकता है। तो एकलव्य एक खून जाति का, निषाद जाति का था, जिसे धनुर्विद्या सीखने का शौक था और गुरु द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए जाता है, लेकिन उसे सीखने से मना कर दिया जाता है। बाद में वो एक अच्छा धनुर्धर बनता है, लेकिन द्रोणाचार्य के द्वारा उनसे अंगूठा मांग लिया जाता है और इस तरह से वो पहले जैसा धनुर्धर नहीं रहता, क्योंकि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का उपाधि पहले से दिया रहता है। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि महाभारत के रचयिता का नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, महाभारत के रचयिता का नाम है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। वहीं रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि है। कालिदास के द्वारा क्या लिखा गया? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ पे? तो पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। वहीं अगर यदि बात कर ले तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इनका गृह त्याग क्या कहलाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। इनके द्वारा दिया गया उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है और इनका मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। इसके अलार का नाम कौन थे? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न का आता है। 10 नंबर प्रश्न जो आप लोग का पूछा गया था कि सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी? तो सांची के स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जनरल टेलर के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल के पेपर में हो सकता है आप लोग को पूछा जाए कि सांची कहाँ स्थित है? तो सांची भोपाल में स्थित है। भोपाल के रायसेन के पहाड़ी के तलछटी में 20 मील की दूरी पर स्थित है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। सांची के संरक्षण में किसने अहम योगदान दिया था? तो भोपाल के बेगम शाहजहां बेगम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोग का पूछा गया था 11 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। इसके अलावा महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर को ज्ञान प्राप्ति किस ब्रिज के नीचे हुआ था? तो साल ब्रिज के नीचे हुआ था। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। साल ब्रिज के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे हुआ था? आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। कमेंट में आप लोग को हमें बताएं कि निरंजना नदी होगा या फिर ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आप लोग को पूछा गया था कि अलबिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलबिरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था, रबीबा ख्वारिज़्म में, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। वहीं मोरक्को का शासक कौन था? तो इब्न बतूता था, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वहीं नेक्स्ट प्रश्न का था, निम्न में से कौन एक विदेशी यात्री चिकित्सक था? तो विदेशी यात्री जो चिकित्सक था तो वो कौन था? तो फ्रांसो बर्नियर थे, जो एक विदेशी यात्री होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अलबरूनी जो रबीबा ख्वारिज़्म के रहने वाले थे, और इब्न बतूता, तो इब्न बतूता जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था और पान और डाक व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया था। मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? तो वेनिस के थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न जो आप लोग का पूछा गया था, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कौन थे? वैसे तो धनपा एवं पीपा, कबीर, रैदास, धनपा एवं पीपा, इनमें से सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 में हुआ था। लहरतारा नामक तालाब के पास एक विधवा ब्राह्मण ने क्या किया? इसे छोड़ दिया था। इसका पालन पोषण नीरू और नीलिमा के द्वारा किया गया था। वहीं रैदास कौन थे? तो मीरा के गुरु कौन थे? रैदास थे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न कहता है 50 नंबर की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खानका कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। वहीं शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ? दिल्ली हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न में काफ़ी डिफरेंस रहेंगे, आप लोग अच्छे से देखना है वहाँ पे। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हरिहर एवं बुक्का जो थे वो संगम वंश के शासक थे। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासक किया था। पहला संगम वंश, दूसरा सुल्लू वंश, तीसरा तुल्लु वंश और चौथा अरविंदु वंश। सबसे अंतिम वंश थे तुल्लु वंश के शासक कौन थे? तो वो थे कृष्णदेवराय, जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासकों में से एक थे। वहीं हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो ये किया था 1336 में। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के साथ किसके साथ संघर्ष चलता था? तो बहमनी साम्राज्य के साथ चलता था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 में हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 में हुआ था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था।
और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, आप लोग इसे अच्छे से नोट करके जाइएगा। इसके अलावा कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या था? तो 1509 से 1527 था और इन्होंने अपनी माता के नाम पर एक नगलीपुरम नगर की स्थापना की थी। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो राय कहते थे। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। 70 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कि अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ जो थे कृष्णदेव राय के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही अपने माँ के नाम पर एक नगलीपुरम नगर की स्थापना की थी। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि 16वीं सदी के दौरान भारत में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो 85% जो लोग थे वो गांव में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कौन था? तो 1857 का था। सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से अगुवाई कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर थे और बख्त खां वहाँ के वास्तविक नेता थे। लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल थे। इसके अलावा बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला। कानपुर से कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे थे। झांसी से कौन थे? तो झांसी की रानी थी। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसे अच्छे से करके जाएंगे। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी कहा जाता है? तो अकबरनामा के तीसरा खंड जो है इसे आईने अकबरी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोग को, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने, सम्राट ने किया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ता है और मुगल वंश का नींव पूरी तरह से रख देता है, यानी कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को ही माना जाता है। वहीं 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो 1526 से 30 तक बाबर का शासनकाल, 1530 से 1540 हुमायूं और फिर 1555 में हुमायूं अपने खोए हुए सत्ता को प्राप्त करता है, लेकिन उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद अकबर जो है पानीपत का दूसरा युद्ध में 1556 में विक्रमादित्य हेमू को पराजित करता है। अकबर, जिसके बारे में आप लोग का एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीन इलाही के प्रवर्तक कौन थे? तो अकबर थे। 1581 में दीन इलाही धर्म चलाया था, इसके तहत में सभी धर्म को समान मान्यता दिया गया। 1575 में क्या किया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब से आकर बसने लगे? तो संथाल लोग राजमहल के पहाड़ियों में 1800 के दशक में आकर बसने लगे थे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो 22 नंबर पूछा गया है कि दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश किया? तो ये रिपोर्ट कब पेश किया गया था? तो 1875 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न आप लोग को पूछा गया था कि सहायक सांधी नामक व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो सहायक सांधी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा, 1856। और इन्हीं के काल में सबसे पहले भारत में रेलवे चलाया गया था। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 30 किलोमीटर की दूरी पर चलाया गया था। हड़प नीति किसने चलाए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा सबसे पहले किस राज्य को अपने राज्य में मिलाया था? ब्रिटिश राज्य में। तो सतारा को, किसको? सतारा को मिलाया था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग के साथ आप लोग को जाना है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आप लोग को पूछा गया है कि 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। तात्या टोपे कानपुर से, बिरजिस कद्र लखनऊ से, नाना साहब कानपुर से। तो आप लोग इस सब प्रश्नों को अच्छे से करना है। 25 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? म्यांमार का जेल रंगून में भेजा गया था, जहाँ पर इसका मृत्यु हो गया था। कब? 1862 में इसका मृत्यु हो गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ पे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, जहाँ पे देखा नस्ल आधारित भेदभाव हो रहा था और इस तरह से रंगभेद को समाप्त करने में काफ़ी योगदान भी दिया था। और 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत चले आते हैं। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा आंदोलन चलाता है, 1919 में खिलाफत आंदोलन का बागडोर अपने हाथों में लेता है, रॉलेट एक्ट का विरोध करता है 1919 में। 1919 में जालियांवाला बाग भी हत्याकांड होता है और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाता है। 1922 में चौरी चौरा नामक हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ता है। महात्मा गांधी इसके बाद 12 मार्च 1930 को, कितना? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ करता है अपने 78 सहपाठियों के साथ। 1930 ईस्वी में गांधी जी 240 मील की दूरी 6 अप्रैल 1930 को पूरा करता है और नमक से
को पानी को उबालकर नमक कानून का उल्लंघन करता है, जिसके कारण गांधी जी को गिरफ्तार भी किया जाता है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में तो काफ़ी योगदान रहा था इनका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये की गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग के संस्थापक थे, वेरी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? काफी इजी प्रश्न पूछे गए थे नेक्स्ट ईयर, तो 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 इसका आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। ये सब भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 1946 में मनाया गया था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ था। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 30 और आखिरी नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश प्रस्ताव पेश किया था। तो सारे प्रश्न का जो भी पॉइंट बनने वाला था हमने करवा दिए हैं। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कल के लिए आप लोग का काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।